विस्तार से चर्चा करेंगे हम। तो संसाधन क्या है? पहली बात तो संसाधन है क्या? तो मानव अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए वातावरण पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य और वातावरण का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि वो अपनी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ही सहारा लेता है। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व मानव के लिए उपयोगी होते हैं और मानव इन प्राकृतिक वातावरण में चेंजिंग लाके उनको अपने अनुकूल, अपने योग्य, अपने यत्न के द्वारा बनाता है। तो जो मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। संसाधन का डेफिनेशन देखते हैं हम। रिसोर्सेज की डेफिनेशन कि रिसोर्सेज क्या है। तो संसाधन प्राकृतिक वो सभी साधन इसमें सम्मिलित होते हैं जिनकी प्राप्ति हमें प्रकृति द्वारा होती है, जो मानव के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। अब किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर बात कर लें, वहाँ पर स्थित उपस्थित जल आ गया, भूमि आ गई, खनिज आ गया, मत्स्य, जो नदियाँ हैं, मृदा है, सॉइल, और वेजिटेशन आ गई, पशुधन, जो ये जितने भी ये शक्ति के स्रोत आदि प्रमुख संसाधन है जिन्हें मानव कल्याण के लिए उपयोगी समझा जाता है। ये सभी तत्व किसी भी देश के लिए धनी संसाधन एवं संपदा है, क्योंकि संसाधनों के उपयोग पर ही किसी देश की आर्थिक समानता पर निर्भर करता है। तो संसाधन क्या होते हैं, थोड़ा सा आपने इसके बारे में सुना और देखा। क्योंकि मानव अपनी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन संसाधनों का ही प्रयोग करता है। संसाधन जैसे जल, भूमि, खनिज, मत्स्य, नदियाँ, मृदा, वनस्पति, पशुधन जितने भी हैं, क्योंकि मानव अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन संसाधनों का प्रयोग करता आ रहा है। अतः वातावरण से संबंधित सभी उपयोगी तत्व जो मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वही संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन जो हैं वो सीमित मात्रा में है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हमारे रिसोर्सेज कम पड़ने वाले हैं। इसलिए हमें अपने संसाधनों को बचाने के लिए उनका समय और ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। संसाधन आगे देखते हैं हम। संसाधन के टाइप्स, संसाधनों के प्रकार। तो बात करते हैं जैव संसाधन की, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। 2 रिसोर्सेज हैं, उसमें ही ये जैव और अजैव संसाधन आते हैं। जैव और अजैव संसाधन, जैव संसाधन ये संसाधन हमें जीवमंडल से प्राप्ति होती है। इनमें जीवन यापन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये जितने भी हैं जो संजीव चीज़ें हैं, जिनमें जान है, प्राण है, वो सभी जैव संसाधन में आते हैं। और बात करते हैं अजैव संसाधन की। वो सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जिनमें जान नहीं होती, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें आ गई, धातुएं आ गए, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात करते हैं नवीकरण योग्य संसाधन।
नवीकरण योग्य संसाधन, तो ये संसाधन वो हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अब कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनका एक बार यूज़ करने के बाद उन्हें हम दोबारा पुनः से उत्पन्न कर सकते हैं। अब दोबारा से पुनः उत्पन्न करने वाले संसाधनों को हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में भी बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव, ये जितने भी हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रकार हैं। और अगला है हमारा नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद होता है। ये जो संसाधन है ये जब बनते हैं, इन संसाधनों को बनने के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज, ये कुछ इस तरह के संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस तरह के ऐसे संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं। कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन में अचक्रीय भी होते हैं और इन संसाधनों का एक बार प्रयोग करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इन संसाधनों के खत्म होने के बाद इन्हें पुनः उत्पन्न करना असंभव होता है। नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों का विकास और जो रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सही बात है। संसाधन, मनुष्य और संसाधन का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संसाधन नहीं होंगे तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कैसे करेगा। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो संसार है, ये सब संसार में जितने भी संसाधन हैं वो सब प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव इनका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, क्योंकि मानव जो है आज के टाइम में मानव इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। वो अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा इनका प्रयोग कर रहा है, जिस कारण संसाधनों की कमी आने वाले टाइम में महसूस होने वाली है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खतरे का विषय हो सकता है। कुछ समस्या पैदा हो गई है, जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो रहा है। कोई व्यक्ति किसी रिसोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, तो कुछ संसाधन जो हैं वो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास हैं, जो गरीब है उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है। अब रिसोर्सेज सारे खत्म हो जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि की समस्या उत्पन्न होगी ही, क्योंकि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों में वर्तमान दोहन जारी है तो हमारी पृथ्वी भविष्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अगर पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें नेचुरल हमारे लिए हैं वो सारी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके उनको यूज़ करेंगे और उनके बारे में नहीं सोचेंगे कि ये चीज़ें जो हमारे भविष्य में भी काम आने वाली हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है इससे खतरे में पड़ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज की बात करते हैं। मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब ये नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन क्यों है, अनवीकरणीय योग्य क्यों नहीं है? बात तो ये भी सोचने वाली है। तो ये नवीकरण योग्य इसलिए है
क्योंकि मिट्टी का निर्माण द्वारा से हो सकता है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के घिसने और पिटने के बाद कुछ समय के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कुछ समय के बाद मिट्टी का निर्माण हो सकता है, इसलिए ये एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है, क्योंकि मिट्टी में ही पौधों का विकास होता है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करते हैं। अब मिट्टी में देखा जाए तो कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण के लिए लाखों वर्षों का टाइम लगता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उचाबच, जन, शैल अथवा स्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव पदार्थ जो है वो समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, अब देख लो टेम्परेचर में कितना चेंजिंग आ रही है आज की डेट में, बहते जल की प्रक्रिया, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मृदा के निर्माण में आवश्यक हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों को बनाती है। मृदा जो है जैव और अजैव दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको बनाती है, जो निर्जीव भी है संजीव भी है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व अनेक रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदों को निम्नलिखित रूप में बांटा जा सकता है। अब भारत में सॉइल्स अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग उसमें देखती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखते हैं हम कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है मृदों का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उचाबच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि भारत में तरह तरह की हर एरियाज में अलग अलग भू आकृतियां और जलवायु देखने को मिलती है। तो जलवायु और भू आकृतियों और वनस्पतियों के आधार पर हर क्षेत्र में एक जैसी मृदा का पाना असंभव है, क्योंकि हर एरियाज में अपनी वनस्पति, जलवायु और भू आकृतियों की विभिन्नता के कारण आपको अलग अलग प्रकार की मृदा देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा की, जिसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मृदा। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये रेतीली और चिकनी मिट्टी के योग से बनी होती है, क्योंकि छोटी छोटी रेत वाली मिट्टी जो रेतीली होती है और चिकनी मिट्टी होती है उसके योग से मिक्स होने से बनती है। और भारत के सर्वाधिक 43% क्षेत्र में 43% एरियाज में ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिट्टी ये भारत में देखने को मिलती है। यूपी में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी यूपी उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। अन्य क्षेत्र जैसे पंजाब आ गया, आपका हरियाणा आ गया, पश्चिमी बंगाल आ गया, आपका आ गया बिहार। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा की घाटी है, पूर्वी तट, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, तो खादर, गुजरात में तो इसका खादर के रूप में इनका निर्माण होता है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है और पोटास की इसमें अधिकता पाई जाती है, क्योंकि पोटास की अधिकता इसमें अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये मानचित्र है और इसमें एरिया वाइज दिखाया गया है कि जलोढ़ मिट्टी का एरिया कौन सा है और लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी का विस्तार देख लो आप, मध्य प्रदेश के निचली महाराष्ट्र में, गुजरात की साइड है, आंध्र प्रदेश आप देख लो, शुष्क एरियाज आप ऊपर देख लो, काली मिट्टी से ऊपर लाल मिट्टी देख लो, उत्तरी पूर्वी में भी है।
और दक्षिण में देख लो, दक्षिण में भी देखने को मिल रही है उड़ीसा की साइड। और ऊपर की साइड जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो भारत में सबसे ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देख लो, हरियाणा में भी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात, राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड चलते हैं तो ऊपर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में। तो ये था हमारा मैप।